नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच और उसके तहत जो टॉपिक चल रहा है वो है जी पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुकला प्रणाली। आज इसकी ये थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन लेंगे। क्लास की स्टार्टिंग में मेरी तरफ से रिवीजन, क्लास के एंड में आपकी तरफ से रिवीजन और मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहिए। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच चल रहा है। 1 for all चल रहा है और 0 से लेकर हीरो तक का ये बैच है। इसमें इनरोल कर आप अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कंप्लीट कवर कर सकते हो। थ्योरी करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। ऐप पे ही आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे ये सारे के सारे मॉक टेस्ट। और इन मॉक टेस्ट में मैं साथ में आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन को मजबूत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की पीडीएफ दे रहा हूँ। तो 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में। इन दोनों के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए। वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ। और पिछली क्लास का क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने पॉलीफेज और आपके सिंगल फेज, पॉलीफेज में मेनली हम थ्री फेज पे फोकस करते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट किया। तो मैंने बताया पॉलीफेज सेल्फ स्टार्ट होती है क्योंकि इसके अंदर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है। सिंगल फेज है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती क्योंकि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पॉलीफेज जो सेल्फ स्टार्ट होती है उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा, शक्ति गुणांक अच्छा होगा, जबकि जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है उनका शक्ति गुणांक अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा होता है इसका? क्योंकि टॉर्क अच्छा बनता है, स्मूथ टॉर्क बनता है और हाई टॉर्क बनता है। टॉर्क समझते हो ना? क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है, रोटेटिंग फील्ड में बनता है, उसे हम टॉर्क फोर्स नहीं बोलते, टॉर्क बोलते हैं। जो सेल्फ स्टार्ट हो, टॉर्क अच्छा रहेगा, पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप अच्छी हो जाती है, जबकि यहाँ इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। फिर मैंने बताया था कि पॉलीफेज सिस्टम है उसमें समान और स्मूथ टॉर्क रहता है, जबकि इसमें समान और स्मूथ टॉर्क नहीं रहता। तो जिनकी टॉर्क अच्छी वाली हो, पावर फैक्टर अच्छा हो, तो नॉर्मल सी बात है उसकी आउटपुट भी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। इसमें मैंने बताया था कि समान क्षमता के सिंगल फेज और थ्री फेज एसी जनरेटर की अगर तुलना की जाए तो आपके थ्री फेज की जो क्षमता रहेगी वो सिंगल फेज वाले से दुगनी होगी। तो ये दुगना है तो सिंगल फेज वाला उससे क्या हो जाएगा? आधी क्षमता का हो जाएगा, आधा हो जाएगा इससे। फिर मैंने बताया था कि थ्री फेज जो पे चलने वाली मोटरों को हम थ्री फेज मोटर कहते हैं, जिनके आउटपुट सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होगी। एक निश्चित दूरी के लिए निश्चित पावर को ले जाने के लिए थ्री फेज में कम कॉपर वायर्स और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जबकि आपको सिंगल फेज में सेम ही दूरी पर सेम वोल्टेज को ले जाना हो तो आपको ज्यादा कॉपर वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल फेज में एक ही तार होता है तो मोटा और हैवी तार बनाना पड़ेगा उस वोल्टेज को ले जाने के लिए। जबकि यहाँ हम अपने पतले तारों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपके वोल्टेज को कैरी करने के लिए यहाँ अपने पास थ्री फेज होते हैं, तीन फेज है, उन तीनों से वोल्टेज अपनी चली जाएगी। थ्री फेज की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप थ्री फेज के दूसरे किसी थ्री फेज सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो, उनको जोड़ सकते हो, लेकिन पैरेलली जुड़ेंगे तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन करना, जोड़ना इनको आसान होता है, जबकि सिंगल फेज में इतना आसान नहीं होता। पॉलीफेज मैटर में आपके थ्री फेज मेनली सिस्टम में दोष को ढूंढना भी आसान होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। फिर हम आपने देखा कि ये पॉलीफेज सिस्टम है, ये आपका सिंगल फेज सिस्टम है। पॉलीफेज में जो तीन वायर होते हैं आर वाई वी, जिनको 120 डिग्री के फेज अंतराल पे आप रखते हो, तो आर से वाई, वाई से वी और वी से आर, इनके बीच में 120 डिग्री का फेज अंतराल रहेगा। जबकि यहाँ अपना कंप्लीट वेव फॉर्म है वो 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तो सिंगल फेज में फेज डिफरेंस है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर आपका घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है और यहाँ पर पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो आपने पहला पॉइंट देखा। फिर बहुकला प्रणाली के अगर एडवांटेज जो तुलना की है वही एडवांटेजेस थे, तो ये सेल्फ स्टार्ट होती है, उच्च टॉर्क बनता है, स्मूथ टॉर्क बनता है और उसके पीछे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है। जबकि यहाँ थ्री फेज में जब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, टॉर्क उच्च और स्मूथ होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी। आपको पता है कि पतले तारों से काम चल जाता है थ्री फेज में एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। पावर फैक्टर अच्छा होता है, सिंगल के लिए मोटर की तुलना में हाई होता है। फिर आपको पता है कि जो आपकी थ्री फेज मोटर होती है उसकी हॉर्स पावर, क्योंकि मोटर्स की शक्ति को हॉर्स पावर है, वो सिंगल फेज की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कुल मिलाकर बेनिफिट ही बेनिफिट है। थ्री फेज पे एक ही लाइन से
अलग-अलग लाइनों की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से आप उपभोक्ता युक्ति चला सकते हो और उसी से आप पावर पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि खेतों में जो आपकी लाइनें जा रही है, उसी से आपके 8 घंटे की लाइट आती है, तो उससे आप खेतों में पानी भी दे सकते हो और घर की उपभोक्ता युक्ति भी चला सकते हो। और फिर एक शेड्यूल और आएगा जिसमें 8 घंटे में आपकी सिर्फ़ घर की लाइन आएगी, तो अलग-अलग लाइनों से नहीं आती वो, उसी 3 फेज़ लाइनों से काम चल जाता है। जबकि सिंगल फेज़ में ये दोनों काम के लिए अलग-अलग लाइनें आपको बिछानी पड़ेगी। सिंक्रोनाइज़ेशन करना आसान है, ये पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फेज़ सीक्वेंस में मैंने बताया कि आर, वाई, वी पढ़ेंगे। अपनी इंडिया में जो फेज़ सीक्वेंस चलता है वो क्लॉकवाइज़ चलता है जिसे धनात्मक फेज़ सीक्वेंस कहते हैं। जबकि बाहर देशों में बाहर की बाहर वाले जाने हमें उनसे क्या मतलब है। ये धनात्मक फेज़ सीक्वेंस रहेगा आर बाई वी, वाई बी आर या फिर बी आर वाई। जबकि ऋणात्मक फेज़ सीक्वेंस घड़ी घड़ी की दिशा के विपरीत जिसे एंटी क्लॉकवाइज़ बोलते हैं, तो वो ऐसे बोला जाएगा आर बी वाई। बी वाई आर या फिर हम कहेंगे वाई आर बी, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फेज सीक्वेंस यानी कि आपके फेज सीक्वेंस को कुल मिलाकर 3 अनुक्रम में डिवाइड किया गया। शून्य फेज जिसमें आपके फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सम पैरेलल रहेगी लाइनें। फिर धनात्मक फेज सीक्वेंस जो अभी आप पढ़ के ही आए हो, और एक होता है जी ऋणात्मक फेज सीक्वेंस जिसमें आपको घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलना है। तो ये फेज अनुक्रम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक बार पेपर में आया है। सीक्वेंस में बोले आर वाई, वाई बी, बी आर तो 120 डिग्री। अगर बीच में से जंप करके दे तो 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमने इन डेफिनेशन को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने फेज वोल्टेज देखा, तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज किन्हीं दो फेजों के बीच में, किन्हीं दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। बोला कैसे जाएगा, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। और फिर मैंने यहाँ आपको बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया था। फिर मैंने बताया आपको फेज करंट, किसी जो फेज है उसके अक्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज है, और उसी फेज के अक्रॉस जो धारा बहेगी उसको हम फेज धारा कहेंगे, यानी कि फेज करंट रहेगा। लाइन धारा किन्हीं दो फेजों के बीच से बहने वाली धारा, या फिर किन्हीं फेजों को ही क्या बोलते हैं, फेजों को हम लाइन बोलते हैं, तो किन्हीं दो लाइनों के बीच बहने वाली धारा को हम लाइन धारा कहते हैं। और फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको मैं आज याद कराऊंगा, स्टार के अंदर लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, जबकि फेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √2 टाइम्स होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है स्टार और डेल्टा से। डेल्टा के अंदर इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, सॉरी लाइन करंट फेज करंट के बराबर है, तो यहाँ लाइन करंट फेज करंट का √2 टाइम्स, और ये दोनों अब आ जाएंगे यहाँ बराबर होके, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसको मैं याद कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है तो परेशान आप भी मत होइए कि यही आपको लगे कि भाग रहे हैं, भाग नहीं रही, ये पिछला रिवाइज कर रहे हैं। अब आगे चलकर हम स्टार और डेल्टा को पढ़ेंगे ना, तो बहुत आरामदारी से पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये याद भी कराऊंगा। और जब मैं यूट्यूब पे क्लास देता हूँ तो यही सोच के देता हूँ कि कम से कम जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है तो उस क्लास के माध्यम से उसका एक क्वेश्चन तो कवर हो। तो आज की इस क्लास में आपका एक क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कवर हो जाएगा। पावर का मैंने बताया था, किसी एक फेज की जो पावर है उसे हम क्या कहेंगे, फेज पावर कहेंगे। वी आई कोस फाई होता है। कुल मिलाकर 3 फेज होते हैं तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, 3 वी आई कोस फाई हो जाएगी, 3 वी आई कोस पावर हो जाएगी। या ध्यान रखना कि फेज की पावर है। बैलेंस लोड यानी कि जहां पर आपका पावर फैक्टर, फेज धारा और लाइन धारा सब बराबर हो तो वो बैलेंस लोड है। आपके पावर फैक्टर, फेज धारा और लाइन धारा बराबर ना हो तो वो आपका अनबैलेंस लोड है। आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में जो फेज वोल्टेज है 440 440, इनके बीच में आर और बी के बीच में भी 440 ही मिलेगा। लाइन धारा 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर, और तभी इसका फेज अनुक्रम भी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के सीक्वेंस में बना रहेगा। जबकि यहाँ आपका फेज वोल्टेज 440, यहाँ 220 बदल गया। धारा भी बदल गई, 10 एम्पियर से 8 एम्पियर 5 एम्पियर बदला सब कुछ। इसी वजह से आपका फेज सीक्वेंस भी बदल जाएगा 100 140 120, यानी कि जब आपकी बैलेंस लोड होगा तो सारी चीजें सही वेल प्रॉपर तरीके से सेट होगी। जबकि अनबैलेंस में आपकी चीजें पावर फैक्टर, आपकी फेज धारा और लाइन धारा का सीक्वेंस बदलेगा तो फेज अनुक्रम भी बदल जाएगा। यहाँ तक हम अच्छे से पढ़ चुके थे। अब यहाँ से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज प्रणाली यानी कि थ्री फेज के अब हम देखते हैं संयोजन। थ्री फेज प्रणाली के आंतरिक संयोजन, तो दो संयोजन होते हैं मुख्यतः। कितने संयोजन होते हैं, दो। एक होता है जी स्टार संयोजन, स्टार कनेक्शन, और दूसरा होता है जी डेल्टा संयोजन यानी कि डेल्टा संयोजन। कनेक्शन मतलब संयोजन, कॉम्बिनेशन कुछ भी बोल लीजिए आप। अच्छा, ये संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा कि अगर सिंगल फेज है तो एक फेज और एक न्यूट्रल, दो ही वायर से काम चल जाता है। अब यहाँ अपने को
थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज प्रणाली है, थ्री फेज सिस्टम है, तो 3 वायर हो गए आर वाई वी, और सर्किट पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल भी चाहिए। भाई आर को अगर हम सर्किट पूरा करना चाहते हैं, आर से आप फेज वोल्टेज को मापना चाहते हो, फेज वोल्टेज किसके बीच में, फेज और न्यूट्रल के बीच में है, तो आपके दो वायर यूज हुए, एक फेज पे दो वायर, आर के साथ न्यूट्रल आया, वाई के साथ न्यूट्रल यूज किया जाएगा, और आपके फिर कौन, ब्लू, ब्लू जो फेज है उसके साथ भी न्यूट्रल का आपका यूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके 3 फेज में 6 वायर हो गए, तो वायरिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, है ना, खर्चा बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात, कनेक्शन को भी देख रेख में बहुत टाइम लगेगा, और चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, मतलब फिर कहीं ना कहीं कोई लूज कनेक्शन हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, तो इस वजह से इन चीजों को ना इंक्लूड किया जाता है किसमें, संयोजन में। तो यही बात लिखी है कि थ्री फेज संयोजन में हम स्टार और डेल्टा संयोजन की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, पढ़ के देखिए। थ्री फेज अल्टरनेटर या मोटर के प्रत्येक कुंडली के दो सिरे बाहर निकलते हैं, प्रत्येक कुंडली के, जैसे आर के दो सिरे बाहर, आर और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, वाई के भी दो सिरे, प्रत्येक कुंडली के दो सिरे, कौन कौन सा, वाई का फेज और न्यूट्रल, और बी का भी दो सिरे, कौन कौन से, फेज और आपका न्यूट्रल, यानी कि बी वाला फेज और न्यूट्रल। इस तरह थ्री फेज कुंडली मोटर या अल्टरनेटर के 6 सिरे बाहर निकल गए, आर वाई बी, और प्रत्येक के साथ न्यूट्रल हो गया। इस तरह के 6 सिरों को बाहर से सप्लाई देना महंगा कठिन पड़ता है, महंगा भी होगा क्योंकि वायरिंग बहुत ज्यादा पड़ेगी, और आपका कठिन भी हो जाएगा क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जाल सा बन जाएगा एक, इसलिए इन्हें स्टार व डेल्टा में जोड़ा जाता है। समझे मेरी बात को, यानी कि हम स्टार में जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक ही न्यूट्रल से काम चला लेना है, और डेल्टा में तो न्यूट्रल होता ही नहीं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत खास है, जब आप आगे चलकर ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाओगे तो वहां पर तो इसी क्वेश्चन ने ना अपने तहलका मचा रखा है कि जो हम न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं स्टार के अंदर, इसका क्या बेनिफिट है। तो एक तो ये रहता है कि ये बैलेंस की कंडीशन बनाता है, आपके संतुलन बनाता है। दूसरी बात, इसका एक नुकसान भी हो जाता है कि ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है, ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है। ब्रेक डाउन क्या है, वो सारी चीजें आप थोड़ा बहुत जानते भी हो और इस क्लास में बताई भी जाएगी। तो दो प्रकार के संयोजन है, पहला कौन सा जी, स्टार संयोजन, और दूसरा कौन सा आपका, दूसरा रहेगा आपका डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार संयोजन यानी कि स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन का पहले बात तो स्ट्रक्चर देख, आपको पता ही होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है जिसमें स्टार संयोजन में क्या है, स्टार संयोजन में अपनी स्टार जैसी शेप आपको नजर आती है, आप बाकायदा देख पा रहे हो। तो ये आपकी कुंडली बन हो गई, ये आर फेज हो गया, ये मान लेते हैं, ये बी फेज दे रखा है, वैसे वाई भी बोल सकते थे इसको, ये आर है, ये वाई है, यहाँ ये कौन सा फेज है, ये वाई फेज है, आर वाई और बी, इन तीनों का कनेक्शन यहाँ किस में कर रखा है, स्टार में कर रखा है, बाकायदा देख पा रहे हो, इन तीनों का कनेक्शन किस में कर रखा है, स्टार में कर रखा है। तो ऐसा ये जो शेप जिस पे मैंने मार्कर चलाया है, बस उसी शेप को देखना आप। तो ये वाली जो कनेक्शन बना, आप ध्यान से देख के बताइए, ये वाला जो कनेक्शन मैंने अभी तक जो ब्लैक में किया है, ये कैसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, स्टार। तो इस स्टार में हम जिस जहां पर ये तीनों, इन स्टार के जो तीनों छोर जहां पर मिलते हैं वहां से एक पॉइंट और निकालते हैं, एक वायर और निकालते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, न्यूट्रल वायर कहते हो। क्या कहते हो जी, न्यूट्रल वायर कहते हो। तो इसी वजह से स्टार को दो तरीके से बोला जा सकता है, स्टार संयोजन को दो तरीके से बोला जा सकता है। अगर स्टार में आपने न्यूट्रल नहीं निकाल रखा, न्यूट्रल वायर का प्रयोग नहीं किया, तो उसको बोला जाएगा थ्री वायर स्टार कनेक्शन, थ्री वायर स्टार कनेक्शन। न्यूट्रल का आपने प्रयोग ही नहीं किया, लेकिन बिना न्यूट्रल के तो बैलेंस की कंडीशन आएगी नहीं। तो वायर, थ्री वायर के साथ, थ्री फेज के साथ जब न्यूट्रल यूज किया जाता है, तब इस स्टार कनेक्शन को पता है क्या बोला जाएगा, थ्री वायर फोर वायर थ्री फेज, या फिर थ्री फेज फोर वायर, कैसे बोल दीजिए। थ्री फेज कौन कौन से, आर, आर वाई बी, और वायर फोर कैसे, एक दो तीन चार, चौथा वायर किसका हो गया, न्यूट्रल का हो गया। तो ये कनेक्शन ऐसे बोला जाता है थ्री फेज फोर वायर प्रणाली। स्टार संयोजन में कैसे, ये थ्री फेज, थ्री फेज कौन कौन से हैं सर, हम कहेंगे पहला है जी आर फेज, पूरा कर ही देते हैं इसके एक बार ताकि थोड़ा साफ साफ दिखाई दिया जाए। ये है जी आर फेज, पहला फेज बना। ये है जी आपका दूसरा फेज, दूसरा फेज कौन सा है, आर वाई, ये है जी वाई फेज, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया जी वाई फेज। और ये कौन सा है, ये है जी आपका तीसरा और अंतिम फेज, जिसे आप क्या बोलेंगे, बी, यानी कि रेड येलो और ब्लू, ये फुल फॉर्म दी जाती है। तो ये कौन सा फेज है जी, आर फेज है,
ये कौन सा है जी, वाई फेज है, और ये कौन सा है जी, ये ब्लू फेज है। तो 3 फेज आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वायर 4 है। वायर 4 कैसे है, क्योंकि चौथा वायर आपका किसका है, न्यूट्रल का है। चौथा वायर आपका किसका है, न्यूट्रल का। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, थ्री फेज 4 वायर प्रणाली। थ्री फेज 4 वायर, थ्री फेज कौन कौन से, आर वाई वी, और 4 वायर कैसे है, क्योंकि चौथा वायर आपका किसका है, चौथा वायर आपका सर न्यूट्रल का है। तो ये है थ्री फेज 4 वायर कनेक्शन। थ्री फेज 4 वायर कनेक्शन बनेगा कैसे, इस संयोजन में प्रत्येक कुंडली के आरंभिक या अंतिम सिरों को, मान लेते हैं ये आरंभिक सिर, ये अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा, या तो इस साइड से पढ़िए या उस साइड से पढ़िए, बात तो एक ही है ना। आरंभिक सिरा पढ़िए या अंतिम सिरा पढ़िए। जैसे मान के चलिए ये आरंभिक सिरा मान लो या अंतिम मान लो, तो इस फेज का अंतिम सिरा, इस फेज का अंतिम सिरा और इस फेज का अंतिम सिरा, तीनों को एक जगह कनेक्ट कर रखा है। आप कह रहे हो अंतिम नहीं, हम तो पहला मानेंगे। ये पहला सिरा है, ये अंतिम है, ये पहला सिरा है, ये अंतिम है, ये पहला सिरा है, ये अंतिम। बात तो एक है ना, कान को इस साइड से पकड़ो या कान को ऐसे हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है ना अपने। तो कहने का मतलब है कि इस संयोजन में प्रत्येक कुंडली के आरंभिक या अंतिम सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरों पर सप्लाई प्रदान की जाती है। अगर आरंभिक सिरा है ये, तो अंतिम सिरे पर सप्लाई, अगर ये अंतिम सिरा है तो आरंभिक सिरे पर सप्लाई दी जाए। डेल्टा में इसका अप्रोचित होगा। डेल्टा में है हम किन्हीं दो फेजों को एक साथ, आरंभिक सिरे, फिर अगले दो का आरंभिक सिरे, फिर अगले का दो आरंभिक सिरे, ऐसे जोड़ते हैं तो डेल्टा संयोजन आता है। तीनों फेज वोल्टेज, तीनों फेज वोल्टेज 120 डिग्री पर प्रतिस्थापित रहते हैं, फेज वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इनके बीच में जो फेज एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा। आप ये मत सोचना ये यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से लेकर, बीच वाला तो न्यूट्रल है, ये यहां से लेकर यहां तक है, और ये यहां से लेकर यहां तक है। तो बताइए कितने डिग्री का रहेगा फेज डिफरेंस। तो यहाँ फेज डिफरेंस जो रहेगा सर, वो रहेगा 120 डिग्री का, और 120 डिग्री पे है तभी तो ये आपका थ्री फेज सिस्टम है। 90 डिग्री पर होता तो ये होता आपका टू फेज सिस्टम। अगर सीधा एक ही वेवफॉर्म होती तो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता, फेज अंतराल होता। स्टार संयोजन को इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, ये ट्रांसफॉर्मर में इंपॉर्टेंट होगा। स्टार संयोजन को वाई तथा टी संयोजन, वाई तथा टी संयोजन के नाम से जानते हैं। वाई कैसे बना, भाई ऐसे बना, हम ऐसे भी तो बना सकते थे ना। वाई संयोजन कैसे बना, ऐसे बना, ये वाई संयोजन बना। टी संयोजन कैसे बना, इसके अंदर ना एक टर्टरी संयोजन बनता है। टर्टरी संयोजन बनता है, जब स्टार और डेल्टा को हम डिटेल से बताएंगे ना तब हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ टर्टरी एक संयोजन बनता है, इस वजह से इसको वाई या टी संयोजन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, वाई तथा टी संयोजन के नाम से जाना जाता है। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पिछली क्लास में भी बता के आया हूँ, हल्का फुल्का इस क्लास में रिवीजन भी कराया। आप बताओ, मैं आपसे अगर मैं पूछूं, हालांकि ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है, ये देखो ये रहा सारा कुछ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ आपका ओवरव्यू में लेना चाहता हूँ। मेरे को ये बताओ फेज वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है। सर ये है आपकी कुंडली, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका फेज वोल्टेज कहलाएगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। या फिर इस बात को सर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये आपका फेज है और ये सर्किट को पूरा करने के लिए ये न्यूट्रल वायर है। तो फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज आपकी फेज वोल्टेज कहलाती है। फेज, ये देखो लिख रखा फेज वोल्टेज, फेज ये फेज है जिसमें से आपका आर फेज आ गया है ना। तो फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज आपकी फेज वोल्टेज कहलाती है। लेकिन ये फेज वोल्टेज यहां भी तो शो कर रहा है, इसी के अक्रॉस तो वोल्टेज है वो, तभी तो इसको फेज वोल्टेज कहेंगे। ठीक है सर, फेज वोल्टेज की डेफिनेशन क्लियर हुई। ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज फेज वोल्टेज। अब मैं ये तुमसे कहूं, बताइए फेज करंट क्या है। तो जिस फेज से अक्रॉस वोल्टेज है उसी के अक्रॉस आपका करंट भी बहेगा, तो उसको हम कहेंगे फेज करंट। क्या कहेंगे, फेज करंट। ये देखो ये शो कर रखा आई आर, इसके अक्रॉस भी जो करंट बहेगा, इस फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज वोल्टेज है उसी के अक्रॉस जो करंट बहेगा उसे हम फेज करंट कहेंगे। यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी, फेज करंट हो जाएगा। फेज वोल्टेज और फेज करंट को आपने पहचान लिया। अब मैं बात करता हूं लाइन वोल्टेज क्या है। लाइन वोल्टेज क्या है, तो किन्हीं दो लाइनों के बीच, लाइन क्या है यहाँ, फेज ही तो है ना। तो किन्हीं दो लाइनों के बीच में, आर और वाई के बीच में, आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है आर और वाई के बीच में, ये हटा दूंगा मैं यहाँ से आर, क्योंकि अगले पेज पे लिखा पड़ा है, लेकिन यहाँ मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि थोड़ा आपका ध्यान जाए। आर और वाई के बीच की जो वोल्टेज है उसे हम फेज वोल्टेज ना कहकर लाइन वोल्टेज कहेंगे।
फेज तो सिर्फ इन दोनों के बीच में होती है, ये लाइन वोल्टेज है। ठीक उसी प्रकार से वाई और बी के बीच की वोल्टेज आपकी क्या है, आपकी लाइन वोल्टेज है। ठीक उसी प्रकार से दो तो हो गई आर और वाई के बीच में, आर और बी के बीच की, दो फेज के बीच की वोल्टेज आपकी लाइन वोल्टेज कहलाती है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे, और लाइन वोल्टेज है। अब मैं कहूं कि लाइन करंट बताओ, लाइन करंट बताओ, तो आपकी तीन लाइन दिखाई दे रही है। तो इस लाइन के अक्रॉस जो करंट है वो लाइन करंट है, इस लाइन के अक्रॉस जो करंट है वो लाइन करंट है, इस लाइन के अक्रॉस जो करंट है वो आपका क्या है, लाइन करंट है। आप बाकायदा देख सकते हो क्या लाइन करंट लिख रखा है, समझ गए। तो अब इन सब चीजों को फिर से मैंने नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से लिखा है, ताकि बच्चे को इन डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। क्योंकि हम जब आगे चलकर चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे, सिलेबस की डेप्थ में जाएंगे, तो ये चीजें फिर से रिपीट होगी, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए ध्यान से क्या बोला है कि ये आपका स्टार संयोजन हो गया। ये आपका कौन सा संयोजन हो गया, अभी स्टार संयोजन हो गया। आर, ये आर फेज हो गया। ये आपका कौन सा है, ये वाई फेज हो गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, ये है जी आपका बी, आर वाई बी। तो ये जो संयोजन है, अब मैं एक एक चीज यहाँ साइड में लिखी पड़ी है, ना सिर्फ यहाँ स्टार में लिखी है, डेल्टा में भी लिखी पड़ी होगी। सबसे पहले देखते हैं फेज वोल्टेज। फेज, फेज क्या है, फेज और न्यूट्रल के बीच अक्रॉस वोल्टेज। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो वोल्टेज है, फेज वोल्टेज कैसे बनेगी, एक फेज वायर हो गया और एक मैंने ले लिया ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ले, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको वी आर एन, तो ये क्या कहलाएगी, ये फेज वोल्टेज कहलाएगी। फेज वोल्टेज मतलब फेज कौन सा है, वी आर है। वी आर सर्किट कब पूरा होगा, जब न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। तो हम बोल सकते थे इसको वी आर एन, ये लिखना भी सही होगा। या फिर सिंपल आप इसे फेज के अक्रॉस, ये जो फेज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे आप वी आर से शो कर दो। तो फेज वोल्टेज, और थ्री फेज हो, टू फेज हो, कितना भी फेज हो, फेज वोल्टेज हमेशा समान होगा। और फिर एक बात और बताई थी मैंने, सभी फेजों की आवृत्ति एक समान होगी, और सभी फेजों के बीच में फेज डिफरेंस भी समान होगा। तो फेज डिफरेंस यहाँ कितने का है, 120 डिग्री का है, ठीक है। तो सभी फेज वोल्टेज आपस में समान हो गए। इस फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर, फिर इस फेज के अक्रॉस वोल्टेज है वाई है ये, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी वाई। और ये फेज बी है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी बी होगा। तो ये सभी आपस में क्या होंगे भाई, ये सभी आपस में सर समान होंगे। ये सभी आपस में क्या होंगे सर, ये सभी आपस में समान होंगे। तो ये बन गया फेज वोल्टेज वी आर, वी वाई, वी बी, और ये क्या है, फेज वोल्टेज है। ये सब क्या है भाई, फेज वोल्टेज है। बताइए फेज वोल्टेज समझ में आया क्या, ये सारे क्या है, फेज वोल्टेज है। और ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फेज वोल्टेज बराबर होगी फेज धारा, क्योंकि बैलेंस की कंडीशन में सब बराबर ही होंगे, ठीक है। फेज वोल्टेज, अब बोलते हैं फेज करंट। ये फेज वोल्टेज है, अब देखते हैं फेज करंट। तो जो फेज है ये वी आर है, इसके अक्रॉस जो धारा बहेगी वो फेज करंट रहेगी। तो वी आर के अक्रॉस आई आर धारा बहेगी, समझ गए। वी आर के अक्रॉस आई आर धारा बहेगी। फिर दूसरा पढ़िए, वी, दूसरा फेज है वाई, तो वी वाई के अक्रॉस आई वाई, इस फेज के अक्रॉस यहां आपकी कौन सी धारा बहेगी, मैं रेड से बना भी देता हूं ताकि थोड़ा सा तुमको ध्यान रहे। आप बताइए यहां कौन सी धारा जाएगी, सर यहाँ आई आर धारा जाएगी। आप बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सी धारा जाएगी, सर यहाँ आई वाई धारा जाएगी। बताइए इसके साथ कौन सी धारा जाएगी, सर इसके साथ जो इसके इस फेज के अंदर जो धारा होगी वो आई बी होगी। तो आर के अक्रॉस आई आर, वी वाई फेज के अक्रॉस वी आई वाई, बी के अक्रॉस आई बी, और ये सब फेज थे, तो ये सब क्या है, आपकी धारा है। बोलो समझ में आया क्या। फेज को पहचानना और फेज के अंदर के करंट को पहचानना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, ना स्टार में मुश्किल होगा ना डेल्टा में मुश्किल होगा। यहां तक कोई समस्या है क्या। फेज कौन है, आर वाई बी, उनके क्रॉस करंट क्या होगा, आई आर, आई वाई और आई बी, और ये सब क्या है, वो फेज है, तो ये आपके करंट है, ठीक है। अच्छा स्टार के अंदर, स्टार के अंदर आपकी लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। जहां ये देखो यहां लिखा पड़ा, देखो ध्यान से, ये लाइन करंट है और यही अक्रॉस, यहां से जब देखो ये फेज करंट गया बाहर, ये फेज करंट गया, और यही आगे चलकर क्या बना, लाइन करंट बना। यही आगे चलकर क्या बना, लाइन करंट बना। तो जो फेज करंट है वही आपका लाइन करंट बनेगा। तो आप इस बात को यहां शो कर सकते हो
कि आपका जो फेज करंट है वो किसके बराबर होगा, लाइन करंट के बराबर होगा। फेज करंट किसके बराबर होगा, लाइन करंट के बराबर होगा। तो फेज करंट कौन है, फेज के अक्रॉस करंट है वो फेज करंट है, आर के अक्रॉस है वो आई आर है, वाई के अक्रॉस है आई वाई है, बी के अक्रॉस है आई बी है, और ये सब फेज वोल्टेज के अक्रॉस फेज करंट है। फेज धारा लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, इस बात को तुम पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्टार के अंदर तुम ध्यान रखना, स्टार के अंदर यहां इस पॉइंट से बाहर की तरफ, बाहर के स्टार के अंदर इस पॉइंट से बाहर की तरफ क्या जाएगी, धारा जाएगी। तो किससे गुजरेगी सबसे पहले, सर सबसे पहले गुजरेगी वो इस फेज से। इस फेज से जब गुजरेगी तो यहाँ क्या बन गई, फेज धारा बन गई। और फेज धारा जब बाहर कुंडली से निकली, है ना, आर फेज से निकली बाहर, इस आर फेज से निकलेगी, तब ये क्या कहलाएगी, सर ये कहलाएगी लाइन धारा। क्या कहलाएगी, लाइन धारा। क्या कहलाएगी, लाइन धारा। तो यहाँ पर ये मान लेती है, ये मैंने माना आर फेज है, ये मैंने माना ये वाई फेज है, ऊपर वाला आर फेज है, ये हमने मान लिया कि ये, सर ये आपका वाई फेज है। ये कौन सा फेज है, वाई फेज है। और ये कौन सा है जी, ये आपका बी फेज है। तो इसमें से कौन सी धारा बाहर निकलेगी, सर इसमें से आई आर बाहर निकलेगी। यहाँ ये आई आर क्या कहला रही थी, फेज धारा, और ये यहाँ इस लाइन से बाहर, लाइन 1 से बाहर निकल रही है, तो लाइन धारा कहलाएगी। ये फेज धारा भी है, ये लाइन धारा भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा और चुटकियों में अपनी गिरफ्त। ठीक है, आप बताइए, यहाँ 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 इस फेज से जब गुजर रही थी धारा तो क्या कहलाई, फेज धारा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो अब ये क्या कहलाएगी, सर ये लाइन धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन धारा कहलाएगी। तो वो यहाँ आई वाई है, वो फेज के अंदर है तो फेज धारा, जैसे ये लाइन 2 से बाहर निकलेगी तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी लाइन धारा कहलाएगी। यानी कि हम यहाँ क्या बोलेंगे, आई वाई बोलेंगे। तो फेज धारा लाइन धारा के बराबर, फेज धारा लाइन धारा के बराबर। अब बताइए, यहां से हम अंदर की तरफ गए तो ये क्या है, सर इस कुंडली से गुजर रही है, तो ये आपकी फेज धारा है। और जैसे ही सर ये आपकी बाहर इस लाइन में आ गई, लाइन 3 में आ गई, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लाइन धारा कहलाएगी। यानी कि यहाँ से जो बाहर की तरफ जा रही है, ये आपकी वाई फेज में से जा रही है, तो वहां तो आपकी फेज धारा थी, अब लाइन 3 में आ गई, और लाइन 3 कौन सी है, वाई की लाइन है, तो सर ये अब लाइन धारा बन गई, ये आपकी लाइन। तो फेज धारा लाइन धारा के बराबर है, फेज करंट आपके लाइन करंट के बराबर है, फेज करंट आपके लाइन करंट के बराबर है। बताइए कोई समस्या आपको, ठीक है। आप बताइए, फेज वोल्टेज समझ में आ गया, फेज के अक्रॉस धारा है, फेज धारा समझ में आ गई, और फेज धारा लाइन धारा के बराबर आ गई। लास्ट बच गया जी लाइन वोल्टेज। दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। दो लाइन, लाइन क्या है, यहाँ लाइन है आर वाई वी, या फिर लाइन ही तो आपके फेज है, आर वाई वी, इनके अक्रॉस वोल्टेज, इन दो दो लाइनों के बीच की वोल्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं आर और वाई के बीच कौन सी वोल्टेज है। सर आर और वाई के बीच की जो वोल्टेज है, सर वो है वी आर वाई। वो कौन सी है सर, वी आर वाई है। आप बताइए, आर और वाई के बीच की वोल्टेज कौन सी है, वी आर वाई। तो ये बन गई जी लाइन वोल्टेज। दो लाइनों के बीच की वोल्टेज है ये आर और वाई के, तो वी आर वाई। फिर ध्यान से देखिए, आर और बी के अक्रॉस, आर और बी के बीच में कौन सी वोल्टेज है, सर आर और बी के बीच जो वोल्टेज है, दो लाइनों के बीच वोल्टेज है, बी आर है, वी वी आर है। तो ये बन जाएगी, फेज कौन सा है, फेज है जी आपका, अच्छा आर वाई, वाई भी लिख दिया पहले, कोई बात नहीं। ये देखो, ये वाला देख लीजिए, ये दो, ये फेज कौन सा है, वाई और ये बी। तो वाई और बी के बीच में कौन सी वोल्टेज है, सर वाई और बी के बीच में वी वाई बी है। दो फेजों के बीच, दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो वी वाई बी, ठीक उसी प्रकार से आर, फिर आपका किसके बीच में, आर और बी के बीच में, आर और बी के या बी और आर के बीच की जो वोल्टेज है वो क्या बन जाएगी, आपकी लाइन वोल्टेज। और ये सब क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज। इस बात को, फेज है, ये फेज वोल्टेज है, फेज के अक्रॉस आपकी धारा है, फेज धारा है, समझ गए। फेज धारा और आपकी लाइन धारा दोनों आपस में बराबर है। फेज धारा और लाइन धारा आपस में क्या है, फेज धारा और लाइन धारा आपस में क्या है जी, ये दोनों आपस में बराबर है, फेज धारा और लाइन धारा बराबर है। बच गया था सिर्फ लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज दो लाइनों के बीच की वोल्टेज, आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में, फिर आर और बी के बीच में, इनके बीच की वोल्टेज आपकी क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ये क्यों लिखा है मैंने पता है,
ये क्यों इस पे 10, 15, 20 मिनट मैंने लगाई है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोटर्स के अंदर जाके मैं फिर ये बनाऊँगा ना कनेक्शन, तो फिर आपके ऊपर से जाने लग जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ, फ़ोकस कर रहा हूँ। हो सकता है इससे कोई बच्चा परेशान भी हो गया हो, लेकिन भाई मेरे को मेरे अनुसार पढ़ाने दीजिए, ताकि मैंने जो प्रॉमिस किया है कि भई ह्यूमन एरर को छोड़कर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूँगा, उस 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 नीति पे मेरे को खरा उतरने दीजिए। इसी वजह से यहाँ पर इतना फ़ोकस किया जा रहा है। अब आ जाइए तुम, एक बार वापस चलता हूँ मैं तुमको लेके। अब बताओ तुम, देखते ही बता दोगे क्या? यहाँ फेज़ वोल्टेज कौन है? सर ये है फेज़ वोल्टेज VR, सारा इरेज़ कर देंगे बाद में। ये है जी फेज़ वोल्टेज, ये है जी फेज़ वोल्टेज, है ना? सर ये है आपका फेज़ वोल्टेज। फेज़ करंट बताओ। सर ये है आपका फेज़ करंट, ये है आपका फेज़ करंट। सर ये है आपका फेज़ करंट, फेज़ के अक्रॉस करंट। सर ये है आपका फेज़ करंट तो क्लियर हुआ। अच्छा लाइन करंट बताओ। सर स्टार के अंदर फेज़ मतलब फेज़ करंट और लाइन करंट बराबर होता है। सर इससे बाहर निकला IR, सर इससे बाहर निकला I बोलिए IY, सर इससे बाहर निकला सर IB। एक बच गया लाइन वोल्टेज। सर 2 लाइन R और Y के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज। सर ठीक उसी प्रकार से R और B के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और सर Y और B के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज। अब बताओ तुमको कहीं कोई, बताओ जरा सच बताना, कहीं कोई दिक्कत आई क्या? कहाँ से आएगी भाई? कहाँ से आएगी? इतना टाइम जो दिया है। अब तुम देखते ही पहचान लोगे कि सर लाइन वोल्टेज, सर यहाँ से ये लाइन है स्टार के अंदर। फेज वोल्टेज, सर स्टार के अंदर ये है फेज। सही है भाई? अब आ जाइए जो क्वेश्चन आपका पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टार संयोजन के अंदर लाइन धारा और फेज धारा के बीच में संबंध। लाइन धारा और फेज धारा के बीच में संबंध। तो ध्यान रखेंगे, स्टार के अंदर लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। सर एक कॉन्सेप्ट से तो ऐसे याद रखेंगे, भाई आपने 3 प्रकार के संयोजन बनाए। कॉन्सेप्ट से आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे मैं एक बार यहाँ आपको रफली एक डायग्राम बना के हटा दूंगा। कॉन्सेप्ट से ऐसे याद रखोगे, ये है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ से जो धारा बाहर निकली इन कुंडलियों से, अब तक तो वो फेज धारा है, लेकिन जैसे वो लाइन में चली गई तो वो क्या बन गई? लाइन धारा। तो फेज धारा आर है ये, फेज धारा ही आपके आगे चलकर क्या बन गई? लाइन धारा। तो फेज धारा और लाइन धारा क्या है? बराबर। ये तो है कॉन्सेप्ट। जुगाड़ कैसे करेंगे? जुगाड़ ऐसे करेंगे, आप बताइए स्टार और डेल्टा संयोजन हम करते हैं, स्टार और डेल्टा संयोजन करते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्या लिखना है कि तुल्य होती है, तो इस बात को कैसे लिखेंगे? इस बात को ऐसे लिखेंगे कि लाइन धारा IL है, वो फेज धारा IPH। या फिर इस बात को पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि फेज धारा लाइन धारा के बराबर होती है, बात तो एक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा यहाँ लिख रखा है, जैसे यहाँ शब्दों में लिख रखा है, हम भी उसी प्रकार से लिख लेंगे। हम भी उसी प्रकार से लिख लेंगे। एक बार फिर से देखो, बड़ा बड़ा ज्यादा लिख दिया। हमने कहा कि लाइन धारा फेज धारा, जो लाइन धारा है वही फेज धारा है, या जो फेज से निकली है आगे चलकर लाइन में चली जाएगी, तो लाइन धारा आपकी फेज धारा के क्या है? बराबर है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। जुगाड़ कैसे करेंगे? आप ऐसे बताइए, स्टार, एक है स्टार कनेक्शन और दूसरा है जी डेल्टा कनेक्शन। एक है स्टार कनेक्शन और दूसरा है जी डेल्टा कनेक्शन। आप बताइए स्टार और डेल्टा, नाम इकट्ठा पढ़ते हैं, हमेशा पहले क्या बोला जाता है? स्टार को पहले बोला जाता है। हमेशा पहले क्या बोला जाता है सर? स्टार को पहले बोला जाता है। अच्छा आई और आप बताइए कि वी और आई में, आई या बी में पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली बताना। सर पहले आती है आपकी लाइन, पहले क्या आती है? लाइन आती है। ये तो है बोला कैसे जाता है स्टार डेल्टा। तो पहले आती है सर आपकी आई और वी में, अगर मैं पूछूं बताइए आई और वी में पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सर अल्फाबेटिकली आई 9वें नंबर पे है, यू वी यू वी, U21 V22, ये 22वें नंबर पे है, ये 9वें नंबर पर, ये 22वें नंबर पर। तो सर पहले आई आती है, बस इतना सा ध्यान रखना। स्टार के अंदर पहले आई आती है, जो पहले आती है ना वो बराबर होगी। तो हमने देखा कि आई आई मतलब करंट बराबर होगा, तो हम बोलेंगे या तो कौन सा ही करंट बोल लो, या तो फेज करंट बोल लो या लाइन करंट बोल लो, करंट बराबर होगा। स्टार पहले आता है। स्टार डेल्टा के संयोजन में हमने देखा कि स्टार और डेल्टा शब्द इकट्ठा बोला जाता है, स्टार कभी डेल्टा स्टार नहीं बोलते, स्टार डेल्टा ही बोलते हैं। फिर हमने देखा कि सर आई और बी में पहले कौन आता है? आई और बी में पहले कौन आता है? सर आई आता है, यानी कि ये जो पहले आता है वो बराबर होगा। तो हमने बोला लाइन वोल्टेज, क्या बोलेंगे? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा, बस इतना सा ध्यान रखना।
ये बराबर होंगे तो बचे हुए बाद का √3 गुना कर देंगे। अब देखते हैं डेल्टा संयोजन। डेल्टा बाद में आता है, बोलिए डेल्टा बाद में आता है। एक खत्म हो गया अपना, एक जुगाड़ बता दिया मैंने। स्टार डेल्टा संयोजन में मैंने कहा कौन पहले आता है सर, स्टार पहले आता है। सर स्टार पहले आता है। आई और बी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, स्टार आई आता है। तो आई बराबर होगा, कौन बराबर होगा, आई बराबर होगा। तो चाहे पहले ऐसे बोल दो, फेज करंट बराबर होगा लाइन करंट के, या फिर बोलो लाइन करंट बराबर होगा फेज करंट के। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, दोनों बात तो एक ही है। समझ गए इस बात को। अब दूसरी बात देखिए, स्टार की कहानी खत्म हो गई। डेल्टा, डेल्टा में बताइए, डेल्टा में बताइए, डेल्टा बाद में आता है, ठीक है। आई और वी में वी बाद में आता है। बाद वाले की केस बाद वाले पे ध्यान रखना है। बाद में जो आता है उस बाद में क्या आता है, डेल्टा बाद में आता है। आई और वी में बाद में कौन आता है, वी आता है। तो बस ध्यान रखेंगे कि आपका वी डेल्टा है तो सर बाद वाला ही, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। लाइन वोल्टेज डेल्टा बाद में आता है, बाद में भी आता है। तो स्टार, स्टार में आई लेंगे पहले, डेल्टा बाद में आया तो बाद वाला बी लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जुगाड़ है। और जुगाड़ है ना तब तक आपके ध्यान रहते हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा स्टार और डेल्टा संयोजन है, फिर मैंने बताया कि सर आई और बी, भाई मेरे आई और बी दो प्रकार की यहाँ कंडीशन हमें देखनी है। हमें एक बार तो आई को बराबर करना है और एक बार वी को बराबर करना है। बराबर कैसे करने हैं, स्टार और डेल्टा में बताइए पहले कौन आता है, स्टार आता है। आई और वी में पहले कौन आता है, आई। तो हम कहेंगे कि आई बराबर होगा, वी बराबर नहीं होगा इसमें। तो सर आई बराबर में क्या क्या बराबर होगा, आई के सेंस में क्या है सर, एक तो आपका लाइन करंट है और एक आपका फेज करंट है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर डेल्टा की तरफ गए, डेल्टा दूसरे नंबर पर आता है और यहाँ आई और बी में वी दूसरे नंबर पर आता है। तो डेल्टा में वी बराबर होगा, वी कौन है, वोल्टेज। एक तो आपका फेज वोल्टेज फेज के अक्रॉस और एक लाइन वोल्टेज, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, वे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बच गया वो उसका √3 गुना होगा। यानी कि यहां स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा। पढ़ लीजिए, स्टार संयोजन के अंदर लाइन धारा और फेज धारा के बीच में संबंध बताना है हमें। हमने देख लिया लाइन धारा फेज धारा तुल्य होती है, बराबर होती है। फिर बताना है स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध। ये जो लाइन है जिसको मैं कर रहा हूं, ये याद रखनी है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का, सर लिख दो थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो हम कहेंगे कि लाइन वोल्टेज, क्या बोला मैंने, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का, फेज वोल्टेज का √3 गुना, फेज वोल्टेज का BH का, फेज वोल्टेज का क्या होता है, √3 गुना होता है। फेज वोल्टेज का रूट क्या होता है, 3 गुना। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का क्या होता है, √3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। जब क्या आपने तो कहा है कि सर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ये क्या बात हुई, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी रुकिए जरा, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो भाई ये इसका नहीं है, ये तो डेल्टा का है। तो अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये डेल्टा में बताऊंगा, ठीक है। स्टार का तो बता ही दिया, स्टार का तो अच्छे से बता ही दिया तुमको कि तुमको ध्यान क्या रखना है, स्टार पहले आता है। तो सर आप कहोगे सर ये तो सेम ही आ गए थे। अरे भाई वो डेल्टा का हम स्टार कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो गया, बच गया कौन, वोल्टेज निकल जाता है। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा। स्टार पहले आता है, आई पहले आता है, तो आई बराबर होगा लाइन करंट फेज करंट के बराबर हो गया, ठीक है। जो बच गया उसका √3 गुना, जो बच गया उसका √3 गुना, कौन बच गया, वोल्टेज बच गई। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना। इसी बात को फिर से डेल्टा में एक बार फिर से बता के आ जाओ, बता के आ जाओ, फिर मैं डिलीट कर दूंगा उधर से, बता के आता हूँ। देखो ये रहा डेल्टा से, ये रहा डेल्टा, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, डेल्टा संयोजन में लाइन धारा और फेज धारा। अभी मैं बता के उसी बात को प्रूफ करता हूँ। देखो यहाँ हमने देखा दो संयोजन है, एक है सर स्टार और दूसरा है सर डेल्टा। ये डेल्टा संयोजन चल रहा है और हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन है, एक आई होता है एक बी होता है। आप बताइए स्टार और डेल्टा में किसका जिक्र किया जा रहा है, सर डेल्टा का। डेल्टा सेकंड नंबर पर आता है और यहाँ सेकंड नंबर पे कौन आता है, यहाँ सेकंड नंबर पर सर वोल्टेज आता है, सेकंड नंबर पर वोल्टेज आता है। तो वोल्टेज का मान बराबर होगा, कौन कौन से वोल्टेज, तो हम कहेंगे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के सर बराबर हो गया और जो बच गया वो उसका √3 गुना।
तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज तुल्य होते हैं। बच गए कौन? धारा। तो लाइन करंट फेज करंट का लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होगा। लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होती है। एक बार फिर से यहाँ जब आऊंगा इस टॉपिक पे याद कराऊंगा, ठीक है? इसको इरेज करके फिर से याद कराऊंगा, लेकिन अभी वहां वापिस चल। पता ये समझ में आया? एक तो कॉन्सेप्ट से याद रखना ना कि भाई साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ इस पॉइंट से जो धारा निकली है वो फेज धारा है, जो आगे चलकर लाइन धारा बन जाएगी, यानी कि फेज धारा लाइन धारा के बराबर है। इस बात को लाइन धारा फेज धारा के बराबर है इस वजह से बोला भी जा सकता है। फिर आपका जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज इन दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, वो फेज वोल्टेज का इस वोल्टेज से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना सा इस फेज के अक्रॉस वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है, तो इस फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा, इस फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा। तो यही बात लिखिए भाई, लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होगा। यहाँ दो पॉइंट फिर से हैं जो पेपर में पूछे गए, लेकिन यहाँ इनकी अब ट्रिक नहीं दूंगा, तो जो लिखे पड़े हैं एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। इसकी ट्रिक जब स्टार और डेल्टा को कंपैरिजन कराऊंगा ना, तब इनकी भी ट्रिक दूंगा, इनका भी जुगाड़ बताऊंगा। जैसे ये जुगाड़ बताया ना, स्टार डेल्टा, स्टार पहले आता है, आई पहले आता है, तो स्टार के अंदर आई वाले बराबर होंगे, यानी कि लाइन वोल्टेज लाइन धारा फेज धारा के बराबर होगी। बच गया वो √3 गुना होगा। कौन 3 गुना होगा? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना। ठीक है, ये जुगाड़ बन गया। डेल्टा के अंदर डेल्टा बाद में आता है, तो बाद में वी आता है, तो वोल्टेज वाले बराबर होंगे, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो गया। बच गया कौन? धारा वाले, तो धारा वाला 3 गुना हो जाएगा। लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होगी। अब यहाँ ये दो पॉइंट है ना, ये भी पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन इनको मैं जब स्टार और डेल्टा की अगली क्लास में तुलना कराऊंगा ना, तो इनका जुगाड़ बताऊंगा, नहीं तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा। यहाँ मेरे को मेरे अनुसार पढ़ाने दीजिए एक बार, ठीक है? तो बोलता है कि लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज बोल के और यहाँ आई लिख दिया, फेज वोल्टेज, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे इसे। लाइन वोल्टेज लिख रखा है, तो लाइन वोल्टेज है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ वी आना चाहिए था, यानी कि लाइन वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा? लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज यानी कि वी एच से 30 डिग्री आगे होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से, ये जो आप देख रहे हो ना लाइन वोल्टेज, ये जो लाइन वोल्टेज है, ये इस फेज वोल्ट से 30 डिग्री आगे होगा। अग्रगामी पश्चिमगामी ये सुना होगा ना, इनको मैं याद भी कराऊंगा बाद में, अभी परेशान मत होना, अभी तो पढ़ लेंगे। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होगा। लाइन वोल्टेज, अरे डायग्राम में तो गलत बता दिया मैंने, लाइन वोल्टेज ये है, लाइन वोल्टेज ये है, लाइन वोल्टेज है ना, फेज वोल्टेज इस फेज वोल्ट से 30 डिग्री आगे होगा, ठीक है? लेकिन अभी जस्ट पढ़ लेना, ट्रिक इसके बाद में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से लाइन वोल्टेज, यार ये हो क्या रहा है, यहाँ मैंने आई लिख रखा है, वहां वी लिख रखा था, एक बार मेरे को चेक करने दीजिए वो, ठीक है? एक बार चेक करने दीजिए, कहीं मैं गलत लिखा दूं, फिर बाद में कुछ बच्चे बोलेंगे तुमको पता लगा क्या गड़बड़ हो रखी है। भाई बोल रहा है लाइन वोल्टेज और आई लिख दिया, चेक तो कर लिया मैंने, बस सिंबल ही गलत बना रखे हैं। बोल तो रहा है कि भाई लाइन वोल्टेज है, लेकिन आई बना दिया, आई नहीं होना चाहिए था। लाइन वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज है, तो वोल्टेज वी और लाइन है, लाइन वोल्टेज ये लाइन वोल्टेज बनी। लाइन वोल्टेज फेज धारा आई फेज धारा से 30 प्लस थीटा, 30 डिग्री प्लस थीटा आगे होती है। इनको जस्ट पढ़ना, इनकी ट्रिक मैं दूंगा तुमको, याद कराऊंगा क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं कराऊंगा वरना सब खिचड़ी पक जाएगी। तो सर यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि स्टार संयोजन चल रहा है तो मेरे को ये बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल लाइन धारा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब एक बार मैं फिर से सारा क्विक रिवीजन तुमको लेके और फिर इसकी खत्म करता हूँ। स्टार संयोजन में स्टार में क्या देखना है, जो आपके फेज हैं उनके या तो स्टार्टिंग सिरे या एंडिंग सिरे सभी एक साथ जोड़े जाते हैं न्यूट्रल के साथ। ठीक है, अच्छा न्यूट्रल है तो बैलेंस की एक कंडीशन भी तुमको लिखाऊंगा, पहले पूरा कर लो इसको। तीनों फेज है ना 120 डिग्री के फेज अंतराल पे रखे जाते हैं, इसे वाई या टी संयोजन भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आप फेज है, फेज वोल्टेज कौन सा है? आर वाई वी, ये सब फेज वोल्टेज है। फिर इसके अकॉर्ड्स जो धारा है वो फेज धारा है, आर आई वाई आई बी, और ये सब फेज धारा है। लाइन फेज धारा लाइन धारा के बराबर है, तो ये सब बराबर हो जाए। अब बच गया सिर्फ आपका लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज, अब देखो कितना जल्दी समझ में आ रहा होगा तुमको, और मैं भी कितना जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन जब समझा रहा था तो टाइम, इसी को बोलते हैं किसी चीज पे रुक के और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दो फेजों के बीच की वोल्टेज आर और वाई, ये है आपकी क्या?
लाइन वोल्टेज, दो लाइनों के बीच की वोल्टेज या दो फेजों के बीच की वोल्टेज, आर वाई वी वी वाई वी और बी आर, ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज। ठीक है, फिर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपकी स्टार है, स्टार पहले आता है, या फिर ध्यान रखो डायग्राम को आंख बंद करके, सर जो फेज से निकला है वही आगे चलकर लाइन में जाएगा, तो फेज करंट लाइन करंट के बराबर है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर है। एक तो ये ध्यान रखेंगे, या फिर जुगाड़ देखेंगे, स्टार डेल्टा, स्टार पहले आया आई पहले आया, तो आई वाले बराबर होंगे, यानी कि फेज धारा लाइन धारा के बराबर हो गई, लाइन धारा फेज धारा के बराबर हो गई, और बच गए वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट 2 टाइम्स होगा। ये बस जस्ट पढ़ लेना, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होगा, और दूसरा लाइन वोल्टेज फेज धारा से, फेज करंट से 30 प्लस थीटा डिग्री आगे होगा। ये मैं याद कराऊंगा तुमको, अभी नहीं आगे। अब देखते हैं जी स्टार कनेक्शन की शक्ति, स्टार कनेक्शन की शक्ति। अब एक बात बताओ, मैंने तुमको पढ़ाया था एक फेज की पावर वी आई कोस फाई होती है, थ्री फेज की पावर 3 वी आई कोस फाई होती है, याद है ना, आप तुमको उसी का यूज करेंगे। प्रत्येक फेज की पावर, प्रत्येक फेज की फेज वोल्टेज यानी कि वी वोल्टेज है तो फेज के अंदर है, तो वी पी एच फेज वोल्टेज, और फेज धारा आई पी एच, फेज धारा है तो आई पी एच, ठीक है, आई पी एच, मतलब पी भी लिख सकते हो, इतने से भी काम चल जाएगा, लेकिन फेज है तो पूरा भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बस तुमको समझाने के लिए है। लास्ट में रिजल्ट लिखूंगा, वो तुमको याद करना है, पर समझते हुए चलिए, लास्ट में तुमको रिजल्ट देखूंगा लिखूंगा, वो याद कर लेना है। तथा शक्ति गुणांक क्या ले लिया मैंने, कोस, बोलिए जरा, कोस फाई, कोस थीटा, शक्ति गुणा क्या है, कोस थीटा। अब बताइए प्रत्येक फेज की पावर क्या रहेगी, वी आई कोस थीटा रहेगी, क्या रहेगी, प्रत्येक फेज की पावर क्या रहेगी, वी आई कोस थीटा। तीनों फेजों में फेज समान है, तो कुल पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 3 वी आई कोस थीटा। ये तुमको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एक फेज की पावर भी बता चुका और थ्री फेज की पावर भी बता चुका हमने। जो थ्री फेज की महत्वपूर्ण शब्दावली देखी थी उसमें यही देखा था, फेज धारा, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फिर आया था आपका यही क्या, सिंगल फेज की पावर और कुल पावर। एक फेज में पावर है वो वी आई कोस थीटा है, तीन फेज के अंदर पावर है वो 3 वी आई कोस थीटा है, बता चुका। ठीक है, फिर बैलेंस और अनबैलेंस लोड देखा था। अब ये संयोजन कौन सा चल रहा है, सर ये संयोजन चल रहा है आपका स्टार, स्टार चल रहा है। स्टार की कंडीशन अभी लिख के आए हैं सर, स्टार पहले आता है और ठीक उसी प्रकार से आई पहले आता है, ये मैं साथ साथ लिखता रहूंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए। तो अगर जो पहले आते हैं, तो जो पहले आते हैं सर वो बराबर है, जो पहले आते हैं वो बराबर है, यानी कि आपकी आपकी लाइन वोल्टेज सर फेज वोल्टेज, लाइन धारा, वोल्टेज निकल जाता है बार, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। एक तो ये बात पता है सर हमें, और एक बात और बताई थी सर आपने, जो बराबर है तो बच गया वो रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना होती है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का वी पी एच, फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है, रूट 3 गुना होता है। बताइए ये सारी कंडीशन तुम लोगों ने स्टार के अंदर याद कर रखी है ना, बोलिए ये स्टार के अंदर अभी पिछले पेज पे याद करके आए हो ना, कोई समस्या है इसमें, कि ये दोनों तो बराबर होते हैं और ये इसका रूट 3 गुना है, ये इसका क्या है, रूट 3, ये हमने पिछले पेज से देखा है। अब एक बात बताओ, ये फेज के अंदर चल रहा है, फेज के अंदर फेज वोल्टेज होती है, और फेज के अंदर रेड से लिखता हूँ, फेज के अंदर फेज वोल्टेज होगी और फेज के अंदर फेज ही करंट होगा, पी से मैंने शो कर दिया, अच्छा लगाओ तो लगा लो, फेज वोल्टेज होगा और फेज ही करंट होगा, फेज वोल्टेज होगा, पूरा लिखूं क्या, यहाँ फेज के अंदर है तो सर तीनों फेजों की 3 फेज वोल्टेज है, और सर फेज ही करंट है, फेज वोल्टेज और फेज ही करंट है। हमें फेज की जगह कुछ रखना पड़ेगा, हमें, ये तो आपस में बराबर है, यहां से तो कुछ लिंक बनेगा नहीं, यहां से तो कुछ लिंक बना नहीं। आप एक काम करो, फेज वोल्टेज, ये देखो फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज, इस फेज वोल्टेज की वैल्यू निकाल लो, तो हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज, ये रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड कर दूं, रूट 3 से डिवाइड, बस ये तुमको यहाँ वहां पुट कर, ये तुमको वहां पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है, ये जो 3 फेज की कुल पावर है ये यहाँ पुट कर दो, यानी कि P इज इक्वल टू, रखना जरा, P इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये फेज वोल्टेज की जगह ये रख दो, लाइन वोल्टेज को रूट 3 से डिवाइड कर दो, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को किससे डिवाइड कर दो, रूट 3 से डिवाइड कर दो, साथ में क्या है जी,
साथ में है जी आपकी फेज धारा। फेज धारा किसके बराबर है? लाइन धारा के बराबर है, आई एल रख लो। और साथ में क्या है जी? कोस थीटा, कोस थीटा। साथ में क्या है जी? कोस थीटा। बताइए क्लियर है क्या? अच्छा, रूट का मतलब होता है किसी चीज का आधा होना। रूट का मतलब क्या होता है? कोई चीज का आधा होना। जैसे मैंने 5 किया, 5 को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, रूट 5 और रूट 5। ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने। रूट 5 की गुना करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो वापिस फिर से 5 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब रूट बनाना तो किसी को आधा करना, रूट बनाना तो किसी को क्या करना? आधा करना। तो ये आधा है, ये कंप्लीट है। तो आधे से जब कंप्लीट काटा जाएगा, आधे से जब कंप्लीट काटा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा जी रूट 3। इसको काटने के बाद जो रिजल्ट बना, तो P पावर इज इक्वल टू, स्टार के अंदर जो पावर है वो फाइनली बनेगी रूट 3। रूट 3 कहाँ से आया? इस रूट 3 को, ये कंप्लीट है, इसको रूट 3 गुना रूट 3 लिख लो, तो आधा रूट ये कटेगा कटेगा, तो क्या बच जाएगा? ये 3 है तो रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा एक रूट 3 कट जाएगा, एक रूट 3 बच जाएगा। रूट 3 गुना में क्या, बोलिए जरा, लाइन वोल्टेज, साथ में आपकी लाइन करंट, और क्या बनेगा? कोस थीटा। यानी कि फेज के सेंस में ये याद रखेंगे, फेज के अंदर पावर को बताना हो तो 3 वी फेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्ट, फेज करंट गुना में कोस थीटा। और लाइन के सेंस में बताना हो तो ये ध्यान रखना, रूट 3 वी एल आई एल कोस थीटा। और दोनों ही काम, ये भी आपके लिए काम का है मेरे भाई, ये भी काम का है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये भी स्टार के अंदर कुल पावर है, ये भी स्टार के अंदर कुल पावर है, लेकिन ये जो स्टार के अंदर कुल पावर है वो आपके फेज के सेंस में है, फेज ही वोल्टेज है, फेज ही करंट है, तो ये भी काम की हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई? काम की हो गई। अगर मान के चलो स्टार के अंदर कुल पावर पूछे और आपको दिखा कि भी आप क्यों यहाँ फेज की जगह लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लिख रखा है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लिख रखा है, तो 3 से नहीं रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहां से आया सब? क्योंकि हमने लाइन वोल्टेज की जगह, इस फेज वोल्टेज की जगह लाइन, इस फेज करंट की जगह लाइन करंट रख दिया, ये रख दिया मैंने, फेज करंट की जगह क्या रख दिया? लाइन करंट रख दिया। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहां देखा कि भी जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का रूट 2 टाइम्स है, तो फेज वोल्टेज निकाला तो ये रूट 3 से डिवाइड करेगा, तो इस फेज वोल्टेज की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? रू वी एल लाइन वोल्टेज बटा में रूट 3 कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा? रूट 3 आई वी एल आई एल। ये किसके सेंस में लिख दूं? ये है जी पावर है फेज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू फेज। फेज ही वोल्टेज है और फेज ही आपका क्या है? करंट है। और नीचे वाला किसके अकॉर्डिंग है? तो नीचे वाला अकॉर्डिंग है जी अकॉर्डिंग टू, ये पावर किसके अकॉर्डिंग है? तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्या? ये फेज के अकॉर्डिंग था, तो ये किसके अंदर अकॉर्डिंग है? लाइन, लाइन ही करंट है और लाइन ही आपका वोल्टेज, लाइन ही करंट है और लाइन ही आपका क्या है? वोल्टेज। ठीक है भाई, बताइए कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। लास्ट बात चलते हैं स्टार संयोजन की विशेषताएं। स्टार संयोजन की विशेषताएं क्या है? ये सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी आते हुए मिलेंगे। इस संयोजन में तीनों कुंडलियों को समान सिरे पर एक साथ जोड़ के बनाया जाता है। प्रत्येक लाइन वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री का, है ना, 120 डिग्री की दूरी होती है, यानी कि फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या बोला जाएगा इसे? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, जिसे आप किससे डिनोट करते हो? फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हो, और कितने डिग्री का है? 120 है। यही आपका कितने डिग्री का होता? अगर ये 2 फेज होता तो यही आपका 90 डिग्री का होता, 3 फेज है तो 120 डिग्री। लाइन धारा, लाइन धारा, लाइन धारा यानी कि आपकी आई एल, लाइन धारा, है ना, लाइन धारा फेज धारा के क्या होती है भाई? आपकी फेज धारा के बराबर होती है। लाइन धारा फेज धारा की क्या होती है जी? लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। जबकि लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का
√3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितना गुना? √3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। इस पद्धति को 3 फेज और 4 वायर पद्धति भी कहा जाता है। 3 फेज और 4 वायर पद्धति क्यों कहते हैं भाई इस पद्धति को? इस पद्धति को 3 फेज और 4 वायर, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से। 3 फेज और 4 वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 फेज कौन कौन से हैं? आर, वाई, बी। ये तो बन गए तीनों के तीनों क्या? फेज। ये तो क्या बन गए? तीनों के तीनों फेज। ठीक है। और इसके बाद जो बच गया कौन? आपका न्यूट्रल। ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका वायर। तो 3 फेज और 4 वायर, समझ गए ना क्यों इस पीडीएफ को खराब करते हैं अपन? समझ गए होगे तुम। 3 फेज कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे आर वाई बी, आर आर वाई बी। और 4 वायर कैसे हैं? आर वाई बी और एक न्यूट्रल, आर वाई बी और एक न्यूट्रल। हटा देता हूँ। जब एक फेज इसका ओपन हो जाए तो दक्षता रह जाती है भाई 50%। एक फेज ओपन होने पर इसकी शक्ति 50% हो जाती है, शक्ति इसकी 50% हो जाती है। एक फेज अगर ओपन हो जाएगा तो शक्ति कितनी रह जाएगी? 50%। ठीक है। फिर क्या है जी? इस पद्धति में उदासीन आपका क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसे भूमि भू संपर्कित मतलब अर्थ कर कर विद्युत उपकरण व प्रत्यावर्तकों को विद्युत दोष से उत्पन्न हानियों से बचाया जाता है। यानी कि बैलेंस बनाने की कंडीशन में हम न्यूट्रल पॉइंट का प्रयोग करते हैं। पढ़ लीजिए इसको। इसके साथ मैं एक पॉइंट और बताऊंगा। इस पद्धति में उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट जो बनाया है प्राप्त होता है। इसे भूमिगत यानी कि अर्थिंग कर कर इसकी कर विद्युत उपकरणों एवं प्रत्यावर्तकों को विद्युत दोष मतलब विद्युत दोष के अंदर जैसे मान के चलो शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थिंग कर रखी है तो कोई खतरा नहीं रहेगा अपने इस पूरे नेटवर्क पर। तो विद्युत दोषों से उत्पन्न हानियों से बचाया जाता है। ठीक है, बचाया जाता है। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीज आपको याद कर लेनी है। कौन सी चीज? बैलेंस की कंडीशन और अनबैलेंस की कंडीशन, उसको देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है वो कंडीशन देख लीजिए। जब अपना बैलेंस होगा, आपको मैंने दो प्रकार के लोड बताए थे पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो। कौन से लोड बताए थे सर? मैंने आपको बताया था बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम दिखाता हूँ क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मजा आएगा। यह है बैलेंस लोड। बैलेंस लोड में क्या था? बैलेंस लोड में हमारी आपका पावर फैक्टर, फेज धारा, लाइन धारा, ये सब आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो वो बैलेंस लोड था। अनबैलेंस लोड में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि वहां पर आपकी फेज पावर फैक्टर, फेज वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब अपना स्टार बैलेंस होगा, ये अपना स्टार कनेक्शन है, बैलेंस होगा ना, तो इस न्यूट्रल वायर में से बहने वाली धारा का मान 0 होगा। न्यूट्रल वायर से बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस की कंडीशन है। तो अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होगा सर? न्यूट्रल वायर में से जो धारा का कुल मान होगा, मैं दोनों कंडीशन लिखता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आ सकता है कि स्टार की बैलेंस की कंडीशन क्या है। एक मिनट रुको, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार के अंदर बैलेंस की कंडीशन क्या है। तो बैलेंस की कंडीशन लिख रहा हूं। बैलेंस होगा जब स्टार बैलेंस होगा तो कहेंगे कि न्यूट्रल के अंदर बहने वाली धारा आई एन बोलू। न्यूट्रल के अंदर बहने वाली धारा है तो आई है, और किसके अंदर बह रही है? न्यूट्रल के अंदर बह रही है। का मान क्या हो जाएगा? ये बैलेंस की कंडीशन। और जब अपना स्टार अनबैलेंस होगा, स्टार अपना क्या हो? अनबैलेंस हो। अनबैलेंस हो मतलब संतुलित ना हो, अनबैलेंस। बैलेंस हो और एक हो अनबैलेंस। तो अनबैलेंस की कंडीशन में अपने न्यूट्रल वायर में से बहने वाली धारा तीनों फेजों की बहने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तीनों फेज में से बहने वाली, आर में से बहने वाली, वाई में से बहने वाली, और आपके बी में से लाइन, फेज धारा और लाइन धारा तो बराबर ही होती है, तो तीनों फेजों में से बहने वाली धारा बोल दो या तीनों लाइनों में से बहने वाली धारा बोल दो, इन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जब बैलेंस होगा तो आपका आपका न्यूट्रल वायर में से बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा, और अनबैलेंस होगा तो हम कहेंगे कि न्यूट्रल वायर में से बहने वाली धारा का मान तीनों फेजों में से बहने वाली धारा के कुल योग के बराबर होगा।
ये बात मैंने कही थी, जस्ट पढ़ लेना। अगली क्लास में जब मैं स्टार और डेल्टा पूरा कर दूँगा तो कंपैरेटिवली जब बताऊँगा ना, तब आपको मैं याद करा दूँगा। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। लाइन वोल्टेज फेज़ डिग्री से 30 डिग्री आगे होता है और लाइन वोल्टेज लाइन धारा से, देखो थोड़ा-सा लिंक बना लो इधर से ही, लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और यहाँ देखो लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज फिर यहाँ लाइन धारा आ गई। वो 30 डिग्री आगे, ये 30 प्लस में थीटा डिग्री आगे होती है। मैं ये याद कराऊँगा दोनों पॉइंट, परेशान मत होना, अगली क्लास में शॉर्टी के साथ लिंक बना के कराऊँगा मैं याद। क्योंकि वहाँ स्टार और डेल्टा दोनों एक ही पेज पे नज़र आएँगे, तो वहाँ से मैं लिंक बना के आपको याद करा दूँ। उपयोग देखिए स्टार का कहाँ प्रयोग करते हैं, इस प्रणाली का कहाँ करते हैं? स्टार में हम आपने देखा होगा 3 फेज़ प्रणाली चल रही है। 3 फेज़ का एक फीचर्स ये था कि 3 फेज़ को हम उपभोक्ता युक्ति के तौर पर भी प्रयोग करते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई एक खेतों वाली जो लाइनें होती हैं, उसमें खेतों वाली लाइनों से आपके खेत की आप ढाणी बोलते हैं उसे, ढाणी जो खेतों में आपको जिसे फार्म हाउस बोलते हैं कुछ स्टैंडर्ड के लोग। तो उसी से आपके खेतों घर में उस खेत में लाइट आएगी और उसी से आपकी ट्यूबवेल की लाइट, यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो जो घर की लाइट चल रही है वो तो हो गई उपभोक्ता युक्ति, यानी कि इस प्रणाली से प्रकाश एवं शक्ति मिल जाएगी, लाइट और पावर मिल जाएगी, ठीक है? और मतलब उपभोक्ता युक्ति भी चल जाएगी, प्रकाश मिलना उपभोक्ता युक्ति, और शक्ति मतलब यानी कि खेतों वाली ट्यूबवेल भी चल जाएगी। तो ये दोनों किस बेस पे है? स्टार पे बेस है। 3 के अंदर स्टार से ऐसा होता है, डेल्टा से ऐसा नहीं होता। तो इस प्रणाली में प्रकाश डेल्टा का कहाँ प्रयोग करते हैं? डेल्टा का बहुत ही हल्का-फुल्का प्रयोग है, जो आपको अब थोड़ी देर के बाद मैं बताऊँगा। इस प्रणाली में प्रकाश व शक्ति यानी उपभोक्ता युक्ति और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर 3 फेज में हम स्टार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रकार के विद्युत भार संयोजित किए जा सकते हैं। इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की वाइंडिंग संयोजित किए जाते हैं। यानी कि आपकी लिख दूँ या लिखना चाहो तो? उपभोक्ता वाला काम भी चलेगा, उपभोक्ता वाला काम भी चलेगा और आपका उपभोक्ता के साथ-साथ आपका कौन-सा काम चलेगा? सर आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम भी चल जाएगा। उपभोक्ता के साथ कौन-सा? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर के वितरण करने वाला, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर के वितरण वाला काम भी चल जाएगा। उपभोक्ता युक्ति से प्रकाश मिल जाएगा और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी खेत वाले ट्यूबवेल वगैरह यानी कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। यही पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वाइंडिंग तैयार की जाती है, डेल्टा का कनेक्शन होता है। पावर बनानी हो तो स्टार का कनेक्शन लें, सॉरी सॉरी रुक जाइए, मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले बोला वो उल्टा बोल दिया। वितरण करना हो, इसने बोला कि इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर बनानी हो तो डेल्टा बनाएँगे, ज़्यादा पावर की बनाएँगे। बाँटनी हो तो स्टार कनेक्शन, बाँटनी हो तो स्टार कनेक्शन होगा। तो इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर मतलब बाँटनी है, पावर का जनरेशन करना और पावर का डिस्ट्रीब्यूट करना। पारेषण यानी कि जो जहाँ से बनती है उससे जीएसएस तक लेके आना, जीएसएस तक लेके आना, वो तो है जी आपका आपका क्या बोलेंगे? पारेषण। और जीएसएस से अपने घरों तक पहुँचाना वो है वितरण, यानी कि पारेषण और वितरण। तो पारेषण वाली साइड कौन-सा होता है? डेल्टा होता है और वितरण वाली साइड कौन-सा होता है? आपका स्टार होता है। तो इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर मतलब बाँटना है, वितरण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग संयोजित की जाती है। मोटर को आरंभ में कम वोल्टेज पर प्रचलित करने के लिए स्टार संयोजन का प्रयोग। ये दोनों पॉइंट हल्के-फुल्के, ये ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल से आपको पता लगेगा। बस ध्यान रखना कि आपने देखा 3 फेज प्रणाली और सिंगल फेज प्रणाली में 3 फेज प्रणाली से हम उपभोक्ता युक्ति और शक्ति डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अंदर झाँक के देखा 3 फेज प्रणाली के अंदर संयोजन देखें, स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन से ही हम मेनली काम करते हैं उपभोक्ता युक्ति वाला और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मुख्य एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन के तौर पर वितरण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपके स्टार के अंदर होती है। स्टार संयोजन के काम बता रहे हैं। फिर तीसरी बात बताई कि मोटर को आरंभ में कम वोल्टेज पे प्रचालित करना हो तो स्टार का ही हम प्रयोग, क्योंकि इसमें लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है तो लाइन करंट का लॉस नहीं होता। तो वो आपकी है ना स्मूथ टॉर्क बनता है। मतलब टॉर्क बनेगा ना 120 डिग्री पर तो आपकी मोटर है वो कम वोल्टेज पे प्रचालित हो जाएगी, चल जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये थे आपके अच्छे वाले स्टार संयोजन। स्टार संयोजन ना बड़ा डिटेल से इस वजह से भी बताया है क्योंकि स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन आपके आगे चलकर मोटर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और मैंने ये बात तो आपको बहुत बखूबी बोली है कि भाई ये जो आपके 3 चैप्टर हैं,
एसी थ्योरी, पॉलीफेज सिस्टम और मैग्नेटिज्म ये मोटर्स का आधार है। इस वजह से यहाँ पर मैंने एक क्लास के अंदर स्टार पढ़ाया है। हालाँकि मैं स्टार और डेल्टा दोनों पूरा कर सकता था, लेकिन भई मैंने फ़ोकस किया इस पॉइंट पे। यहाँ आकर मैंने बहुत टाइम दिया है तुमको, कि भई तुमको मैं समझा पाऊँ कि फेज़ वोल्टेज क्या है, फेज़ करंट क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज़ करंट क्या है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है ना मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। कौन से पॉइंट छोड़े? ये वाले दोनों पॉइंट मैंने छोड़े हैं ताकि खिचड़ी ना पके। बस ये याद करवा दिया। कॉन्सेप्ट से याद रखो कि न्यूट्रल से आर की तरफ जो गई है वो फेज़ धारा, आगे वही लाइन धारा बन जाएगी। तो लाइन धारा फेज़ धारा के बराबर होती है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रिक को थोड़ा-सा लिंक बनाना हो स्टार डेल्टा। स्टार में क्या आता है? पहले स्टार आता है, तो आई और वी में पहले कौन आता है? आई आता है। आई वाले बराबर होंगे, तो बोलेंगे लाइन धारा फेज़ धारा के बराबर होगी। वोल्टेज वाले बच गए, तो लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज का √3 गुना हो जाएगा। लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज का √3 गुना। इनको मैंने छोड़ दिया एक बार, जस्ट अभी लिख दिया क्योंकि पीडीएफ में स्मूथली पढ़ने में मज़ा आएगा कि अभी हम कर रहे थे स्टार संयोजन। लेकिन ये वाले हैं ना, ये दोनों पॉइंट मैं आगे बताऊँगा। पावर सिंपल बतानी हो, फेज़ के सेंस में बतानी हो तो 3 VI cos थीटा, फेज़ के सेंस में। यानी कि फेज़ वोल्टेज, धारा वोल्टेज को cos थीटा के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको लाइन के अकॉर्डिंग बताने हो तो √3 V लाइन वोल्टेज, लाइन करंट इंटू cos थीटा। टू कोस थीटा। बताइए कोई समस्या यहाँ? मेरे ख्याल से तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। होप सो कि आप लोगों को मैं सिखाने में कामयाब रहा होगा। हल्की-फुल्की कोई चीज़ अगर ना भी समझ में आई हो, तो भई क्लास को रिपीट कर लेना। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और मैं विश्वास दिलाता हूँ भई, ये विश्वास नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। क्योंकि भई मैंने भी तो नॉर्मल सी बात है ना, आप जैसे ही सीख रहे हैं मैंने भी तो सीख के आया हूँ। इतना आरामदारी से और डिटेल से ना स्टार डेल्टा को किसी ने ही आज तक नहीं पढ़ा रखा, किसी भी बैच में नहीं पढ़ा रखा। मैं चैलेंज करता हूँ, महँगे से महँगे बैच का चैलेंज करता हूँ। क्योंकि भई इसमें ना कॉन्सेप्ट है और सीधा बताया जाता है कि स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज ये इसका इतना गुना है, लाइन धारा फेज़ धारा के बराबर है। बच्चों को पता ही नहीं लगता कि फेज़ क्या है, लाइन क्या फेज़ वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, फेज़ करंट क्या है, लाइन करंट क्या है। और इसी वजह से मोटर के अंदर जाके रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन तो कवर हो जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे लैंग्वेज कर दी जाएगी, तो क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। अब आपके कवर होंगे, ये मैं आपको विश्वास यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, आज बस इतना सा ही पढ़ेंगे स्टार वाला। यूट्यूब के जो बच्चे देख रहे हैं, तो भाई कंप्लीट और बहुत ही डिटेल से अगर थ्योरी करना चाहते हो, इस लेवल की थ्योरी करना चाहते हो कि भाई यहाँ से जॉब लगने के बाद कभी टीच भी करेंगे, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। मात्र 499 रुपए है, रेट के मामले में भी, कंटेंट के मामले में भी और कहीं से भी कहीं बेहतर मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर। हो सकता है कि फेस वैल्यू हमारी इतनी नहीं है, ये मैंने मान लिया पॉइंट क्योंकि हम पहले मैथ पढ़ा रहे थे, है ना? वहाँ तो हमने, है ना, बहुत सारे बच्चों के हाथों की मिठाइयाँ खाई है, लेकिन कोई बात नहीं, उतरे हैं तो सॉलिड उतरे हैं और कहीं बेहतरीन करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। आप जो देख रहे हो, किसी एक सिंगल बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे, बस पैशेंस बना के रखना। फिलहाल के लिए इतना ही, क्लास कैसी थी? आपकी राय बहुत मायने रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और कमेंट करके ज़रूर बताना, सेशन को शेयर कर देना भई अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? थोड़ा-सा अच्छा लगेगा।